नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनावों में बीजेपी की बड़ी हार की, उपचुनावों के नतीजों पर कांग्रेस के मोदी सरकार पर करारे हमले की, देखेंगे हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात को, अपने ही नेताओं के बयान से मुश्किल में घिरी बीजेपी को, जानेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन की बढ़ती मुश्किलों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय न्याय संहिता और नीट के खिलाफ एक प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। असम से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का बड़ा दावा, भाजपा के कई विधायक कांग्रेस में होना चाहते हैं शामिल, कहा भाजपा की अंदरूनी कहानी उतनी अच्छी नहीं। सीबीआई ईडी को नहीं बनना चाहिए राजनीतिक हथियार, पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की गिरफ्तारी पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। गुजरात में 40 पदों के लिए निकाली भर्ती, इंटरव्यू देने पहुंचे 800 युवा, धक्का मुक्की का वायरल हुआ वीडियो, कंपनी को नोटिस जारी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। 13 जुलाई को वोटों की काउंटिंग हुई, लेकिन इस बार के परिणाम बेहद चौंकाने वाले नहीं रहे, क्योंकि लोकसभा चुनावों ने काफी हद तक जनता का मूड बयान कर दिया है। और इस बार के चुनाव में भी बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। तो क्या रहे परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और एक बार फिर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जहां 13 में से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीटों पर जीत दर्ज की, तो बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें आ पाई हैं। यानी इंडिया गठबंधन को 10 तो एनडीए को 2 सीट मिली है। उपचुनाव में सबसे ज्यादा फायदा टीएमसी को हुआ है, उसे 3 सीटें ज्यादा मिली है, तो कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 2 सीटों का नुकसान हुआ है। जेडीयू और बीएसपी को भी एक सीट का नुकसान हुआ है। जिन राज्यों में उपचुनाव हुआ उसमें पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा 4 सीटें थी और चारों पर टीएमसी को जीत मिली है। रायगंज सीट पर कृष्ण कल्याणी, रानाघाट सीट पर मुकुटमणि अधिकारी, बगदा सीट पर मधुपर्णा ठाकुर और मानिकटोला सीट पर सुप्ति पांडे को जीत मिली है। जबकि हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। राज्य की देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने 9,265 वोट से बीजेपी के होशियार सिंह को हराया, तो नालागढ़ सीट पर हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी के केएल ठाकुर के खिलाफ 8,990 वोटों से जीत दर्ज की। जबकि हमीरपुर सीट से बीजेपी के आशीष शर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं उत्तराखंड की दोनों सीटें भी कांग्रेस के कब्जे में गई हैं। मैंगलोर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट पर भी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधार प्रसाद मंडल को 8,211 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत जीतने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह और तमिलनाडु की विक्रवांडी सीट पर डीएमके के अन्यूर शिव ने जीत हासिल की। बीजेपी की हार की शुरुआत तो लोकसभा चुनाव में ही हो गई थी, जब पार्टी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन सत्ता हासिल करने में उसे जरूर कामयाबी मिल गई। लेकिन देशवासियों ने साफ कर दिया कि वो बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, उसके बाद कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा कांग्रेस नेता ने, देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, तो इंडिया गठबंधन का जोश आसमान पर है। उपचुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। पवन खेड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता का संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन लोगों ने देखा कि सरकार में अभी भी वही घमंड और ऐंठन थी। इसलिए देश की जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को संदेश दिया है। हम उत्तराखंड की दोनों सीट पर जीते हैं और हिमाचल प्रदेश की भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 13 सीटों में सिर्फ 2 सीटें मिली है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कांग्रेस को मिली हार को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अमरवाड़ा में काउंटिंग रोककर अधिकारी लंच ब्रेक कर लेते हैं। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए जुट जाता है। हम मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाया जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। बीजेपी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है। पीएम मोदी लोगों के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जनता को बीजेपी की राजनीति में घमंड दिखता है।
पवन खेड़ा ने आगे कहा कि मंगलौर में वोटिंग के दिन मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका गया। आज बीजेपी के नेता कहते दिखे कि मंगलौर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां कांग्रेस को जीतना ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस बद्रीनाथ और अयोध्या कैसे जीत गई? बीजेपी सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है, इसलिए जनता उनको करारा जवाब दे रही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी जिस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, लोग उसे नकार रहे हैं। चुनाव नतीजे बीजेपी को डराने वाले हैं, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ाने की तैयारी में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झामुमो नेता हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद पहली बार सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया और हेमंत सोरेन में इस साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेता और सीएम हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ेगा। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को ही झारखंड का सीएम बनाने की वकालत की थी। ऐसे में सीएम बनते ही हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जेल से आने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलने आया हूं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चर्चा समय समय पर होती रहती है, विधानसभा के चुनाव आते रहते हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हालचाल जाना, वहीं उनके केस पर बातचीत भी की। सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द ही अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई है। इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर टकराव बढ़ने लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता ही बीजेपी सरकार की खामियां उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं के बयानों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, तो इस बीच बीजेपी नेताओं के बयान भी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे। योगी सरकार को लेकर उनके बयान के ये वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर करारा हमला बोला है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस और मुड़ता है। इस बयान पर सियासत थमी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए। यहाँ भी बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रह चुके रघुनंदन शर्मा के बयान ने हलचल मचा दी है। रघुनंदन ने कहा कि आपने एक छोटी सी झील की सफाई का अभियान शुरू किया है। आपको सरकार और प्रशासन में एक बड़ा सफाई अभियान चलाना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी है। वो गंदगी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो शरीर के नीचे छिपी होती है। मुझे विश्वास है आप अपनी अपार ऊर्जा तथा दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से इसे साफ करने में सक्षम हैं। बता दें कि जल्द ही अगले दौर के उपचुनावों की घोषणा होने वाली है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार पर उठते सवाल बेहद चिंताजनक नजर आ रहे हैं। इनका असर उपचुनावों के नतीजों पर भी दिखाई दे सकता है। एक तरफ बीजेपी के अपनी ही पार्टी के नेता पार्टी की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के फैसले ने ही उसे विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कुछ प्रशासनिक बदलाव किए हैं, जबकि विपक्ष इनका विरोध कर रहा है। जम्मू कश्मीर का जब से पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। सरकार ने अपनी कमर कस ली है। सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है।
इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर जारी अटकलों के बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। यहां सरकार बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। केंद्र सरकार के जरिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में अधिक अधिकार मिलेंगे। संशोधन पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं। संशोधन एक संकेत है कि चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। उन्हें अपनी चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी घबरा गई है। ऐसे में जल्दी ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। इस वजह से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ही प्रशासनिक बदलाव किया है। इन परिस्थितियों में उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर में विधानसभा चुनाव होने के आसार हैं। जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। ये शक्तियां ठीक वैसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास है। इसका विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। एक तरफ सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ इन्हीं शक्तियों के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सत्ता के नशे में चूर राज्यपाल के बेटे पर एक अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ओडिशा से एक बड़ा मामला सामने आया है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार के एक कर्मचारी से मारपीट की खबर सामने आई है, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। दरअसल राजभवन में तैनात अधिकारी का आरोप है कि गवर्नर का बेटा इस बात से नाराज था कि पूरी रेलवे स्टेशन से उसे रिसीव करने के लिए 2 लग्जरी कारें क्यों नहीं भेजी गई। जिस अधिकारी के साथ मारपीट हुई है वो राजभवन के स्टेट पार्लियामेंट्री विभाग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। अधिकारी का नाम बैकुंठनाथ प्रधान है। उसने राज्यपाल के सचिव शाश्वत मिश्रा को अपनी शिकायत भेजी है। ये घटना 7 जुलाई की है। घटना में 5 अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि बैकुंठ प्रधान पुरी में तैनात थे। उन्हें पुरी के राजभवन परिसर में थप्पड़, मुक्का और लातें मारी गई और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बैकुंठ प्रधान ने आरोप लगाया कि ललित कुमार बैकुंठ से इस बात के लिए नाराज थे कि उन्होंने पुरी रेलवे स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने के लिए 2 लग्जरी गाड़ियां नहीं भेजी। प्रधान ने अपनी शिकायत में कहा कि ललित ने उन्हें धमकी भी दी कि अगर किसी से इस घटना के बारे में बताया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। 10 जुलाई को मामले की लिखित शिकायत राज्यपाल के प्रमुख सचिव को दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जानकारी है कि बैकुंठ ने वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें ही अपना व्यवहार बदलने के लिए कह दिया गया। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने भी गए थे, लेकिन शिकायत नहीं ली गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत मेल कर दी, जिसके बाद से राज्यपाल और उसका बेटा सवालों के घेरे में आ गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज क्यों नहीं की, जिसके बाद से प्रशासन समेत पुलिस भी घिरती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर भारी बवाल हो रहा है। राज्यपाल के बेटे के कारनामे से प्रशासन समेत पुलिस भी घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्यपाल के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस पर सभी की नजरें हैं। तो दूसरी तरफ नजरें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर भी टिकी हुई हैं, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन पर मुकाबले से हटने का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो कैसे मुश्किल में दिख रहे हैं बाइडेन, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपनी ही पार्टी में विरोध बढ़ता जा रहा है। डेमोक्रेट्स बाइडेन पर चुनाव मैदान से हटने का दबाव बना रहे हैं। अधिकांश डेमोक्रेट्स अब मानने लगे हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बार चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हार जाएंगे। बाइडेन के बयान ही उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि अधिकांश डेमोक्रेट्स सीनेटर बाइडेन के खिलाफ हो गए हैं। अमेरिकी की संसद, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके उच्च स्तर को सीनेट कहा जाता है। सीनेट में 100 सीटें होती हैं, जिसमें इस समय डेमोक्रेट्स के पास 46 सीट हैं। सीनेट सदस्यों को सीनेटर कहते हैं और 46 डेमोक्रेट्स सीनेटरों में से 19 ने बाइडेन से चुनाव में पीछे हट जाने को कहा है। डेमोक्रेट्स पार्टी में बाइडेन का तेजी से समर्थन कम हो रहा है, तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन बढ़ रहा है। दरअसल बाइडेन के मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बता दिया था। इससे पहले भी वो कई बार गलतियां कर चुके हैं, लेकिन बाइडेन चुनाव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने मिशिगन में एक सभा में कहा कि हमारा काम अभी बाकी है, पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। इस बीच बाइडेन के लिए चुनाव रणनीति तैयार कर रहे माइकल टेलर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बोलने के दौरान होने वाली गलतियों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाइडेन को अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान ऐसा करने के लिए जाना जाता रहा है और जो गलतियां वो 40 सालों से कर रहे हैं वो शायद वो गलतियां आगे भी करना जारी रखेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इंडिया गठबंधन ने आज रही सही कसर भी पूरी कर दी। 7 राज्यों में 13 उपचुनाव की सीटों पर उसने बीजेपी को भारी शिकस्त दी है। कहना पड़ेगा कि दल बदल के सहारे राज्य सरकारों तक को पलट देने वाली बीजेपी आज खुद ही दल बदल के दलदल में फंस कर रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।